हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। हेलो मेरे बच्चा लोग कहना अब सही नहीं होगा क्योंकि बच्चा लोग मतलब बड़े हो गए हैं अब, है ना। मिलीमीटर हमारे सेंटीमीटर बन गए हैं, हमारे एटम्स मॉलिक्यूल्स बन गए हैं। तो मेरे मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स आर्मी, आप सबका इस सेशन में स्वागत है। मैं हूं अनुभा गौड़, आप सबकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु। और एग्जाम का टाइम है तो आपका दुख मैंने समझा और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस में लेके आई हूँ। आई होप आपने ऑर्गेनिक वाला सेशन देख लिया है जिसमें हमने डिस्कस किए थे टॉप 30 सवाल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत जरूरी है आपके केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए। आज करेंगे टॉप 30 सवाल आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो अगेन आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरीके से फिजिकल यानी कि टोटल 90 क्वेश्चंस हम कर लेंगे। साथ में एक और मैंने महा सेशन मॉक टेस्ट सेशन प्लान किया आप लोगों के लिए कि मेरे साथ 3 घंटा रिवाइज करिए, एक पेपर दीजिए और अपना परफॉर्मेंस लेवल देखिए कि आप कितना अच्छा एग्जाम में करके आएंगे। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए, आपके जोश को जुनून को आगे बढ़ाने के लिए और आप अपने एग्जाम में अच्छा करें, मैं आ गई हूँ इस सेशन को लेके। तो क्या आप सब लोग तैयार हो टू डिस्कस टॉप 30 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस? इसका मतलब है हाँ, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं और वो सवाल जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे एनसीईआरटी की लाइन से उठा के भी दी जाती है, ठीक है, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। ये भी बताऊंगी कौन कौन से चैप्टर हो रहे हैं, इसका मतलब कितने कितने नंबर के आपके पेपर में आने वाले हैं और पेपर के पैटर्न को फॉलो करेंगे। मतलब जो 5 सेक्शन का पेपर है ABCDE, हम उल्टा चलेंगे बट सारे सेक्शन के सवाल करेंगे। केस बेस भी, 5 नंबर के भी, 3 नंबर के भी, 2 नंबर के भी और 1 नंबर के MCQs भी करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स आर्मी, आर यू ऑल रेडी? गिव मी अ क्विक हाई फाई, क्योंकि हाई फाई तो बनता है ना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी बनता है। तो जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दीजिए, आपके बहुत काम आने वाला है। दोस्तों को भी भेज दीजिए क्योंकि दोस्तों का भला करना भी थोड़ा सा अच्छी बात है ना, क्योंकि आपके ही दोस्त है, प्यारे प्यारे पास हो जाएंगे वो। और अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके साथ हैं। वेदांतु मैथ, जिसने जेई को आप लोगों के लिए आसान कर दिया और करने वाला है, करता रहेगा। वेदांतु जेई मेड इजी फॉर यू ऑल। हाँ, वंडरफुल। तो चलिए स्टार्ट करेंगे विद अ डोज ऑफ मोटिवेशन। मेरा फेवरेट मोटिवेशन जो है वो यही है, दैट पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। जब भी आपको लगे लाइफ में बहुत लो लग रहा है, चीजें सही नहीं चल रही है, तो आपको क्या करना है? ये नहीं सोचना है कि आई क्विट, आई गिव अप, नहीं, थोड़ा और, थोड़ा और, शायद आपकी मंजिल वही हो, है ना। अपने आप को रुकने झुकने नहीं देना, बस चलते नहीं दौड़ते रहना है, आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी, है ना। वो एक बहुत ही फेवरेट मीम है मेरा जो मैंने देखा था। कोयले की खान को एक बंदा पूरा ऐसे खोदता रहता है और एक पॉइंट पे आके गिव अप कर देता कि मुझसे नहीं होगा, और उसके बस कुछ ही दूरी पे उसको डायमंड्स मिलने वाले थे। तो आपकी जिंदगी भी वही है, आपके गिव अप से बस थोड़ा आगे आपकी मंजिल है। तो आपको डिसाइड करना है, मंजिल चाहिए, गोल पूरा करना है, तो गिव अप नहीं करना है क्योंकि ये आपकी जर्नी है, इसके लिए सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल, है ना। चलिए, बहुत हुआ मोटिवेशन, स्टार्ट करेंगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 2 ही चैप्टर हैं जो आने वाले हैं, मेरे फेवरेट चैप्टर्स हैं। कौन कौन से हैं? डी एंड एफ ब्लॉक और उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सीबीएसई ने कोई पार्शलिटी नहीं की है, उसने बोला दोनों 7-7 नंबर के हैं। तो आज का सेशन देखने के बाद इस 14 नंबर को लेके आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आप अपनी प्रिपरेशन लेवल भी चेक कर लेंगे कि हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कितने पानी में हैं, क्योंकि पेपर आ गया है ना। अब इससे देर देर नहीं होगी, फिर तो होता है ना, देर आज दुरुस्त आए, वो नहीं वैलिड होगा। ठीक है, बट मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। अच्छे से मेरे साथ सवाल सॉल्व करिए, मुझे आंसर देते रहिए। आप सब लोगों के लिए, मतलब आप लोगों का चैट में एक्टिव होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे केस बेस सवाल से। 2 सवाल करेंगे केस बेस और पहला सवाल आपके सामने आता है ये। जल्दी से इसको पढ़ते हैं और शुरू करते हैं, ठीक है। केस को पढ़ना ऐसे बहुत ज्यादा एक एक चीज जरूरी नहीं है, बट आप एक रफ आइडिया जरूर ले लीजिए कि किस बारे में बात कर रहे हैं। एंड एज आई से चैट में सुपर एक्टिव हो जाइए बिकॉज बॉस, मुझे आप सबका आंसर चाहिए। अभी पता चलेगा कितना पानी से ऊपर, कि नहीं मैम पानी नहीं है, बस हम तो चल दिए, झोला उठा के बस पेपर देने जा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ बेसिकली जो मैं देख रही हूँ डी ऑर्बिटल्स की बात हो रही है, मैं स्किम कर रही हूँ वर्ड्स को कि हाँ भाई किस बारे में बात हो रही है।
डी ऑर्बिटल्स की बात हो रही है, कह रहा है कि 3D 4D 5D सीरीज डी ऑर्बिटल्स बनाते हैं। 3D सीरीज कहाँ से शुरू होती है, 4D कहाँ से होती है, 5D कहाँ से होती है, और 6D में क्या क्या होता है, एक्टिनियम टू माई कॉपरनीशियम, ठीक है, क्यूपरनीशियम। तो इन सब के बारे में सब उसने बता दिया। हम सवाल सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। पहला सवाल क्या है, नेम द एलिमेंट विच शोज आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3D to 4s2। यू विल बी लाइक, अरे मैम ये तो सस्ता सवाल है, कुछ और लाइए। अगर आपको आ रहा है दैट इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि यही मेन मुद्दा है इस सेशन का यही रीजन है इसको करने का। तो चलिए करते हैं। 3D to 4s2 की बात करें तो ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत ही सिंपल है कि मेरे पास ये पहली शेल, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। 3D के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। ये 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन कब आते हैं, जब ये पूरी तरीके से फुली फिल्ड हो, ये भी, और इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो, आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन वो अचीव कर ले। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, मतलब 20 हो गए। और फिर डी जो उसका वेकेंट है, जिसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है, आर्गन की फुली कॉन्फ़िगरेशन, फिर 3D to 4s2, आर्गन तक 18, फिर 220 एंड 222, यानी कि 22 इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर टोटल। 22 इलेक्ट्रॉन का मतलब उसका एटॉमिक नंबर जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है 22 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 22 है, तो आप एलिमेंट बता दीजिए मुझे कौन सा होगा, 22 पे कौन सा होता है, बता दीजिए। टाइटेनियम, है ना। इसमें कोई दिक्कत परेशानी, आई एम श्योर आपको हर एक चीज़ में अभी भी डिटेल से समझाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है एक टीचर का काम होता है कि वो स्टूडेंट के लेवल पे समझाए, क्योंकि हर एक बच्चे का मेंटल लेवल एकदम सुपर डुपर धांसू तो नहीं हो सकता ना। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट थी अपने टाइम में, तो आई कैन अंडरस्टैंड द रियल पेन पॉइंट। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी जितना सिंप्लीफाई आप लोगों के लिए कर सको उतना कर दूं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कह रहा है इसी केस का, सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स विच इज 4d10, ठीक है, इन इट्स ग्राउंड स्टेट। हाउ कैन यू से दैट इट्स अ ट्रांजिशन एलिमेंट। सबसे पहले बताइए कौन सी सीरीज से बिलोंग करता है, ट्रांजिशन फैमिली से। अब वो कह रहे हैं लेकिन d ऑर्बिटल तो फुली फिल्ड है, तो ट्रांजिशन कैसे हुआ। सबसे पहले तो एक कॉपर की फैमिली से बिलोंग करता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। जिसके बाद आती है जिंक वाली फैमिली, जिंक, कैडमियम एंड देन मर्करी, है ना। तो ये वाली कौन सी सीरीज है, ये वाली है, जिसके अंदर मेरा जो डी वाला शेल है पूरी तरीके से फुली फिल्ड होता है। इसके साथ साथ जो एस वाली सीरीज है वो भी पूरी तरीके से फुली फिल्ड होती है। ये वाली जो है N-1D9 नहीं होता, क्योंकि इसकी जो अगली वाली शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ना करके मैं 1 इलेक्ट्रॉन जब फिल कर दूं तो ये भी हाफ फिल हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। और 9 ना करके इसमें जब 10, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दो, ये भी फुली फिल्ड हो जाएगी। तो ये वाली जो सीरीज है ना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनकी ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन N-1D10 और NS1। तो ये 3D है यहाँ पे, ये वाली 4D हो गई, ये वाली मेरी होगी 5D। तो यानी कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन अगर मुझे लिखना हो तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, जस्ट 1 मिनट, आई विल इरेज दिस। हाँ जी, कॉन्फ़िगरेशन बताइए मुझे चार्ट में, 4D10 एंड 5S1, है ना। तो ट्रांजिशन क्यों हुई बच्चों, ट्रांजिशन होने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि D के अंदर मेरे कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ना हो, D मेरा कहीं ना कहीं कंप्लीटली फिल्ड ना हो, दिस इज नॉट द ओनली रिक्वायरमेंट। ये D सीरीज से इसलिए भी बिलोंग करता है क्योंकि मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी मैचेस टू ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। इसकी जो मोस्टली प्रॉपर्टी है वो ट्रांजिशन सीरीज से मैच करती है, वेदर इट्स फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। और एक दूसरी बात जो आपको इसके अंदर लिखनी चाहिए वो ये है कि ये सिल्वर की कॉन्फ़िगरेशन है, सिल्वर की कॉन्फ़िगरेशन +1 स्टेट में, ठीक है, 4D10 हो जाएगी, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है चला जाएगा। फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसको ट्रांजिशन फैमिली की जो वैल्यू है, प्रॉपर्टीज है, वो नहीं शो करनी चाहिए। बट कभी कभी ये जो मेरा सिल्वर है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है, ठीक है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाएगा, यानी कि बन गया 4D9। और जब ऐसा करता है कहीं ना कहीं ये तभी पॉसिबल है जब वो ट्रांजिशन सीरीज का हिस्सा हो, ठीक है। मेकिंग सेंस, क्या ये बात समझ में आ रही है। ये तो बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है आपकी सीरीज जो है, मतलब पूरा पीरियोडिक टेबल की सीरीज से, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कह रहा है इन द सीरीज
जिसमें Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 21 से गए हम, स्टार्ट किया स्कैंडियम से और जिंक तक चले गए जिसका 30 एटॉमिक नंबर है। द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोएस्ट, दैट इज 126 किलोजूल पर मोल। वाई? ऐसा क्यों होता है, बताइए मुझे, ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तुम स्कैंडियम से लेके जिंक तक जाते हो तो क्या होता है, जो भी होता है, बट उससे पहले जो हमसे पूछा उसका मतलब तो पता हो। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है? ये सारे मेटल्स हैं, आपको पता है मोस्टली। और अगर मैं इसका 1 मोल ले लूं, सॉलिड स्टेट में है, और इसके 1 मोल को सबको एटम्स में कन्वर्ट कर दूं, एटम कैसे कन्वर्ट हो सकता है? जब वो गैसियस स्टेट में जाए, है ना, उसके लिए जो एनर्जी लगती है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इनटू इट्स एटॉमिक स्टेट इन द गैसियस नेचर। ठीक है, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए। अब जब हम इस सीरीज में मूव करते हैं, दिस इज काइंड ऑफ 3D1, है ना, 4s2 हो गया ये। यहाँ पे जब चलते चले जाते हैं, दिस इज 3D10 एंड 4s2 हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जब हम देखते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जितनी ज्यादा होगी, जितने ज्यादा उनके बीच का जो मेटालिक बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा, है ना। वो कब होगा? जब कहीं ना कहीं उसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल नहीं है और वो अपने शेयर करके मेटालिक बॉन्ड बना के चिपक के रहना चाहती है, क्योंकि इससे उनको स्टेबिलिटी मिल रही है। बट मान लो उनका डी ऑर्बिटल कहीं ना कहीं स्टेबल इस सेंस में है कि वो पूरी तरीके से फिल्ड है। हाफ फिल्ड होता तब तो मैक्सिमम हो जाता कि बहुत अच्छे मेटालिक बॉन्ड बनते, है ना। लेकिन यहाँ के केस में पूरा का पूरा डी कंप्लीटली फिल्ड है, उसको कोई इलेक्ट्रॉन या किसी से बॉन्ड करने की इतनी खास जरूरत नहीं है। तो इनके जो इंटरमेटालिक बॉन्ड होते हैं ना सारे जिंक एटम के बीच में, वो वीक होते हैं। इनको आसानी से एटम में कन्वर्ट किया जा सकता है, थोड़ी सी एनर्जी इज ऑल्सो सफिशिएंट फॉर दैट। तो यही रीजन है कि इनके लिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज मिनिमम। समझ में आई ये बात, है ना, दैट दे हैव वीकर इंटरमेटालिक बॉन्ड। ठीक है, वीकर इंटरमेटालिक बॉन्ड। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि सारे के सारे सॉल्यूशंस आर आल्सो गोइंग टू बी अटैच्ड, तभी सवाल खत्म होता है। और इसकी पीडीएफ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी सेशन खत्म होने के विद इन 3 to 4 आवर्स। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इतना टाइम दो मुझे, क्योंकि हो सकता है मेरी कोई और क्लास चल रही हो उसके बाद, राइट, क्योंकि आप लोगों को ऐसे भी प्रैक्टिस करने की, एक बार क्लास एग्जाम से 1 दिन पहले आपको ऐसे रिवाइज करना हो तो। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, हम अगला सवाल करते हैं। 4 सवाल आने हैं इसमें, क्यों? क्योंकि 4 नंबर का है, एक एक नंबर के हिसाब से वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये कह रहा है कि विच ट्रांजिशन मेटल ऑफ द 3D सीरीज एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड व्हाई? बताइए, बहुत ही सिंपल सवाल है। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कौन शो करता है? कौन करता है? Mn, मैंगनीज, जिसका एटॉमिक नंबर है 25, +7 तक की स्टेज वो शो करता है। +2, +3, +4, +5, +6, +7, है ना। +2 से लेके +7 तक मोस्टली सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। क्यों? बिकॉज इट्स हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। सिंपल सी बात है, निकालते जाओ, पहले S से निकालोगे फिर D से निकालोगे। पेयर्ड होते तो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा एनर्जी लगती, क्योंकि उनको पेयर करने के लिए हमने एनर्जी ली थी कि भाई पेयर हो जाओ, स्टेबिलिटी मिल जाएगी। अब हमें उनकी पेयरिंग को तोड़ना है तो और भी एनर्जी लगती, है ना। तो अनपेयर्ड होने की वजह से कंपैरेटिवली कम एनर्जी चाहिए, तो वो एक एक करके सारे इलेक्ट्रॉन निकालने की क्या रखता है? क्षमता रखता है। ठीक है, ज्यादा हिंदी हो गई ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल करेंगे विच इज द नेक्स्ट केस बेस्ड सवाल। रेडी एटम्स, खुद को नंबर भी देते जाओ, ठीक है, कि इस पूरे के पूरे पेपर में आपको कितने नंबर आए हैं, और मुझे जरूर अपडेट करके बताना कमेंट करके कि आपके कितने नंबर बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारे सामने, वो है ये, और वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। दूसरा डी ब्लॉक का था, डी एंड एफ में से डी पोर्शन से। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में है, जिसमें सेंट्रल एटम के बारे में बताया हुआ है, लिगेंड के बारे में बताया हुआ है कि क्या होता है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है? ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है? एक ऐसा लिगेंड का काम है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को देना मेटल को।
बाइडेंटेट का मतलब है जो दो जगह से अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। वही डेंटिसिटी भी कहलाती है, लाइक अ टंग ट्विस्टर टू मी, डेंटिसिटी, ठीक है। नंबर ऑफ सच लिगेंटिक, है ना, टंग ट्विस्टर, ग्रुप्स आर कॉल्ड एज डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड, ठीक है। ओके, चलिए आप ये बताइए व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सब्सटेंस विच इज एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिसका फॉर्मूला है PTEN। EN क्या होता है? इथिलीन डायमीन, एंड Cl2, दो क्लोरीन उससे जुड़े हुए हैं। इसका नाम भी बता सकते हो बाय द वे, साइड बाय साइड मुझे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग भी आनी चाहिए ना तुम्हें। हाँ जी, अरे बताओ बताओ। सबसे पहले मुझे स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या पता होना चाहिए कि मेरा जो सब्सटेंस है, जो मेरा मेटल है, वो कौन से हाइब्रिडाइजेशन को शो कर रहा है इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए, ठीक है। अगर मैं प्लैटिनम की बात करूं, ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? निकल की फैमिली से बिलोंग करता है, निकल पैलेडियम प्लैटिनम, है ना, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है D8N-1 शेल है ये, और मेरा S वाला जो है N शेल, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। निकल प्लैटिनम पैलेडियम, निकल सॉरी पैलेडियम प्लैटिनम। तो ये इस थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, ये फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है, ये फिफ्थ ट्रांजिशन सीरीज है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 5D8 और उसके बाद 6S2, है ना, ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन बन गई। बट मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे बस इतना जानना है कि यहाँ पे प्लैटिनम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लूँ, कैसे निकालूंगी? X, ये मेरा इथिलीन डायमीन है, इसके ऊपर चार्ज 0, माइनस एक क्लोरीन के ऊपर -1, 2 के ऊपर -2, पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 के इक्विवेलेंट रखोगे, x का वैल्यू आ गया +2, यानी कि यहाँ पे प्लैटिनम मेरा +2 के स्टेट में है। तो ये जो मैंने निकाला है यहाँ पे, ठीक है, बस अब यही करना है कि ये जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन थी प्लैटिनम की, ये न्यूट्रल स्टेट में थी। मेरा प्लैटिनम है +2 स्टेट में, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, कॉन्फ़िगरेशन बन गई 5D8, एक तरीके से D8 कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, ठीक है। अब हम प्लैटिनम की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 पॉजिटिव स्टेट में, विच इज D8। D बनाइए, 1 2 3 4 5, ये मेरा D है, ठीक है, विच इज माई 5D। 5D के बाद आता है 6S, 6S के बाद क्या आएगा? 6P, है ना, अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल। प्लैटिनम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन इज 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले हम अनपेयर्ड करते हैं, फिर पेयरिंग करते हैं, है ना, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और यहाँ पे मेरा क्लोरीन भी क्या है? एक वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड का काम क्या होता है? वो पेयरिंग नहीं करा पाता, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी उनके लिए बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब मुझे एक बाइडेंटेट लिगेंड विच इज इथिलीन डायमीन, उसको डालना है और 2 क्लोरीन को डालना है, यानी कि इसको कितनी स्टेट चाहिए? 2, इसको 2 जगह चाहिए, और 2 क्लोरीन यानी कि टोटल 4 जगह चाहिए मुझे प्लैटिनम से जुड़ने के लिए। और वो कहाँ से मिलेगी? एक इससे और 3 इससे, यानी कि एक S यूटिलाइज होगा, 3 P के sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, यानी कि ये क्या बनेगा? बता दो, sp3 होगी या फिर स्क्वायर प्लेनर होगी? देख के बताओ मुझे। क्या क्लोरीन यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर कर सकता है? बताओ, करेगा कि नहीं करेगा? एक चीज जो हम भूल जाते हैं, जो शायद आप लोगों ने भी यहाँ इस केस में मिस्टेक की होगी और इसको टेट्राहेड्रल निकाला होगा, नहीं। कारण पता है क्या है? जब भी हम एक सीरीज में नीचे मूव करना शुरू करते हैं तो वो उनकी टेंडेंसी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने की ज्यादा हो जाती है। बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो हम करते हैं, इस बात को हम अवॉइड कर देते हैं। तो एक चीज जो हमने मिस की वो क्या है? टेट्राहेड्रल नहीं होगी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जब भी हम नीचे जाते हैं सीरीज में, तो ये यहां मूव कर जाएगा। जब ये यहां मूव कर जाएगा तो क्या होगा बच्चों? बस चेंज करो, हम कर देते हैं। ये sp3 ना बना के क्या बनाएगा? ओके, आई विल टेल यू। ये D का एक फ्री हो गया, एक S का यूज कर लेगा और 2 P के। दैट इज गोइंग टू बी द कॉन्फ़िगरेशन DsP2। और DsP2 कौन शो करता है? जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता। बात समझ में आई? क्या आप अपनी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे? 1 नंबर खो दोगे नहीं तो। देख लो अब इसको ध्यान से, ठीक है।
मैं आगे बढ़ती हूँ। हाँ जी, ऑल राइट देन, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल इज मोर अबाउट द लर्निंग पार्ट। उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल भी ऐड की है, तो आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, सवाल क्या है देखो, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वेयर सेंट्रल मेटल एटम हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 8। देखो 4 कोऑर्डिनेशन 6 कोऑर्डिनेशन मिलना आसान होता है, 8 थोड़ा रेयर होता है। कोई बताएगा कौन कर सकता है ये? एनीवन रीडिंग द कमेंट्स? अरे वाह, स्मार्ट हो गए हो। मॉलिब्डेनम ऐसा कर सकता है, और मॉलिब्डेनम जब बनाता है वो किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है? साइनाइड के साथ। तो आप यहाँ पे देखिए मैंने टेबल ऐड की है। 8 कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करूं, दिस इज गोइंग टू बी द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, दैट इज मॉलिब्डेनम इज गोइंग टू कंबाइन विद molybdenum is going to combine with 8 cyanide and having a charge of -4। molybdenum कौन सी स्टेट में है यहाँ पे बता दो मुझे, जल्दी से बता दो। molybdenum किस स्टेज में है यहाँ पे? देख लेते हैं। X है ना, X is going to be the charge on this। अरे -8 is equal to -4। X is equal to -4 + 8। X पे चार्ज हो गया +4, molybdenum पे +4 चार्ज है। चाहो तो इस टेबल की फोटो खींच लो, वो इसलिए जरूरी है। देयर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्स नाउ यू नो, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। डन है, आगे बढ़े। हाँ, हम ब्लैक एंड व्हाइट हो गए, चलो अभी ठीक हो जाएंगे। व्हाइट स्लाइड आ गई थी, अभी भी आ बैक टू नॉर्मल। आइला जादू है ना, मुझे भी लगा जादू है नशा है, क्या था ये हम सब सही देख रहे थे कि नहीं? अचानक से ये वक्त जज्बात कैसे बदल गए? आई थिंक वाइट स्लाइड्स में कुछ तो होता है वो कैमरा का। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला है नेम एनी वन बाइडेंटेट लिगेंड। बता दीजिए, बहुत सारे होंगे, कोई नाम बता दीजिए। हाँ जी, आसान है। ईएन बता दो, इथिलीन डायमीन। चाहो तो आप ऑक्सालेटो बता दो, है ना, OX। ऑक्सालेटो के लिए OX यूज करते हैं। कैसे ड्रॉ करोगे? COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, है ना। 2 जगह से वो अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर को दे सकता है मेटल को। ठीक है, और 2 या 2 से ज्यादा जब आपकी डेंसिटी होती है तो वो चिलेटिंग एजेंट भी कहलाते हैं ना, क्योंकि वो रिंग बनाते हैं मेटल आयन के साथ। ठीक है, अगला है कैटेगराइज इथिलीन डायमीन ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। आई गेस पिछले ही सवाल में कर लिया था। इथिलीन डायमीन की डेंसिटी कितनी है? 2, बाइडेंटेट लिगेंड है। इथिलीन क्या होता है? CH2 CH2, और बॉन्ड टूट के, क्योंकि इथिलीन इज इथीन का कॉमन नेम, CH2 डबल बॉन्ड CH2, बॉन्ड तोड़ा, डाइअमीन, 2 अमीन आ गया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो बेसिकली इस अमीन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसलिए बाइडेंटेट है, क्योंकि दोनों मेटल को दे सकते हैं। ठीक है, डन। तो इस सवाल में तो बहुत आसानी से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, दैट इज पूरा 4 नंबर। आसान सवाल था। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे और किस तरीके के सवाल करेंगे? किस तरीके के सवाल करेंगे? 5 नंबर के, यानी कि सब्जेक्टिव सवाल। आर यू ऑल रेडी? 8 में से 8 आया किसी को? ये नहीं मैम, वो एक सिली मिस्टेक हो गई थी। नहीं, वो 2 सिली मिस्टेक हो गई थी। अपडेट करो, चलो, नॉट बैड। हाँ, नॉट बैड। आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी, जिसमें हम 5 नंबर के सवाल करेंगे। तो 5 नंबर का सवाल आता है ई। वैसे बाय द वे आपको कुछ सवालों में चॉइस भी मिलने वाली है ना, 5 नंबर के सवाल में मिलती है चॉइस। देखिए हमारा सवाल है, गिव 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। फिर पूछा है, गिव रीजन एंड सेलेक्ट वन एटम और आयन विच विल एग्जिबिट आस प्रॉपर्टी। स्कैंडियम और क्रोमियम में दोनों +3 स्टेट में है, डायमैग्नेटिक बिहेवियर कौन शो करेगा? क्रोमियम और कॉपर में हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कौन शो करेगा? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की। 3 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एक तरीके से 3 नंबर यहां से मिल जाएगा, एक यहां से और एक यहां से, एक्टिनॉइड्स। चलिए जल्दी से बताइए पॉइंट ऑफ डिफरेंस। डी एंड एफ ब्लॉक से पूछ लिया है ऊपर वाला पोर्शन। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात देखते हो, इसके बहुत ही फ्यू मेंबर्स होंगे जो क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव। बट
एक्टिनॉइड के मोस्टली जो एलिमेंट्स है ना वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव। जरा एलिमेंट का नाम बताओ। देयर इज ओनली वन एलिमेंट, सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है लैंथेनॉइड सीरीज का जो रेडियो एक्टिव होता है, सिर्फ एक, सिर्फ इकलौता एक। क्या नाम है उसका? आ सकता है ये भी सवाल बाय द वे। उसका नाम है पीएम। आइला मैम, पीएम कैसे हो सकता है? नॉट टॉकिंग अबाउट पीएमजी, यहाँ टॉकिंग अबाउट एलिमेंट पीएम, प्रोमिथियम, है ना। बस इतना नहीं सोचना है। और बताइए, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में लिख सकते हैं। लैंथेनॉइड का सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट और जनरली जो शो करता है वो +3 होता है, ठीक है। +2 +4 भी कर सकता है बट बहुत ही रेयर होता है। लेकिन अगर मैं एक्टिनॉइड की बात करूं बच्चों, एक्टिनॉइड जो होते हैं वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, +2 +3 +4 +5 +6, ठीक है। तो इसका वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। 2 + 3 इसका भी सबसे कॉमन होता है बट इसके एलिमेंट्स वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। और बताइए, और आप लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में क्या बता सकते हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को आप जब कंपेयर करोगे ना, लैंथेनॉइड के नीचे एक्टिनॉइड आता है, तो एक्टिनॉइड जो होते हैं ना कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, थोड़े ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये कंपैरेटिवली लेसर रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। रीजन क्या है इसका पीछे? इसका आप चौथा पॉइंट भी बना सकते हैं कि एक्टिनॉइड थोड़े ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं एज कंपेयर टू माय लैंथेनॉइड। ये क्या होते हैं? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये भी एक पॉइंट आप लिख सकते हैं क्योंकि सीरीज में उसके नीचे आते हैं, पहले लैंथेनॉइड आती है फिर एक्टिनॉइड आती है। एक्टिनॉइड बड़ी सीरीज है, आई मीन उसका एटॉमिक साइज थोड़ा ज्यादा है, उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान होता है। जितनी जल्दी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर, यानी कि उतना जल्दी वो रिएक्ट करना चाहेगी तो मोर रिएक्टिव। ऑन द अदर हैंड लैंथेनॉइड जो है थोड़ा उससे कम रिएक्टिव है, यानी कि उससे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। मेक सेंस? समझ आ गया? चलिए अगला पोर्शन करते हैं। स्कैंडियम और क्रोमियम में किसका डायमैग्नेटिक बिहेवियर है? एक बार ये देख लो, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिर हम क्या करेंगे इसके लिए जगह बना लेते हैं। करिए करिए, इरेज कर दूं? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछ रहा है स्कैंडियम +3। आप क्या करें, यहाँ पे स्कैंडियम +3 लिखिए, यहाँ पे क्रोमियम +3 लिखिए। हम क्या करेंगे, इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 3D4S। अगर स्कैंडियम सिर्फ स्कैंडियम होता तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती? कितने नंबर कितना इसका एटॉमिक नंबर होता है? 21, यानी कि 3D1 4S2। लेकिन मैं बात करूं क्रोमियम की, तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन 24 एटॉमिक नंबर होता है, 3D4S2 3D4, ये कॉन्फ़िगरेशन है। 3 इलेक्ट्रॉन आपने इससे निकाल दिए तो क्या बन गया? 3D0 4S0। अगर यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, सबसे पहले S से जाएगा क्योंकि सबसे दूर है, 2 गए वहां से, 1 यहां से, ये बचा। अब आप खुद ही सोचो, पूछे डायमैग्नेटिक बिहेवियर कौन दिखाएगा? जिसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, जिसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। कहीं ना कहीं स्कैंडियम नहीं दिख रहा आपको? स्कैंडियम पे चार्ज है +3, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा 3D और 4S में। इससे पहले आर्गन आता है जो कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो ये डायमैग्नेटिक है। लेकिन इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ यू नो द आंसर कि इन दोनों में ये भाई जीतेगा, ठीक है। अगला सवाल है क्रोमियम और कॉपर में किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है? तो ये भी बहुत आसान है, ये भी हम सॉल्व कर लेते हैं। जब आप क्रोमियम से कॉपर की तरफ जाते हैं, 3D सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, कॉपर का 29 है। आपको भी पता है इस सीरीज में जब हम मूव करेंगे तो हम देखते हैं क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन है 3D4 4S2, लेकिन कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है 3D10 4S1। तो कॉपर के केस में क्योंकि d ऑर्बिटल्स जो हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हैं, यानी कि इससे जो बनने वाले बॉन्ड है मेटालिक बॉन्ड कंपैरेटिवली कम स्ट्रांग होंगे, उनको आसानी से ओवरकम किया जा सकता है कम एनर्जी देके ही, यानी कि उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज कंपेयर टू क्रोमियम। हमसे पूछे ज्यादा किसका होगा, बताओ ज्यादा किसका होगा? क्रोमियम, डेफिनेटली। हु इज द विनर? क्रोमियम। क्रोमियम इज गोइंग टू हैव
बेटर मेटालिक बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड्स, इंटरमेटालिक बॉन्ड क्रोमियम क्रोमियम के बीच में जो है, तो उसको ओवरकम करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए एंड हेंस इट्स गोइंग टू हैव मोर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। ठीक है, आगे बढ़े। क्या आपको 5 में से 5 आएगा इसमें? आई थिंक बहुत आसान था तो आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने टेबल भी आप लोगों के लिए इसमें इंक्लूड कर दिया। ठीक है, टेबल भी इंक्लूड कर दिया। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल बढ़ेंगे। बाय द वे दिस इज द आंसर स्लाइड, आंसर स्लाइड इज ऑल्सो अटैच्ड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये सवाल देखो कौन से साल में आया हुआ है। ये सवाल ऑलरेडी आया हुआ है 2017 के सीबीएसई के पेपर में, यानी कि अच्छे से कर लो, हो सकता है रिपीट हो जाए, लैंग्वेज बदल दे, सीधा सीधा पूछ ले। सवाल है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स दिस। इसके लिए अभी मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ, रुको। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स, ये कौन सा है? कोबाल्ट NH3 6, 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स अटैच है, क्रोमियम CN6। रुको जरा, मैंने एक काम किया है और वो काम क्या किया है पता है? मैंने सीबीएसई का, ये लो सीबीएसई की फाइल, सीबीएसई की जो बुक है वो यहाँ पे डाउनलोड करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की यहाँ पे आपको दिखाया है। मैं यहाँ पे दिखाना क्या चाहती हूँ बच्चों, ये सवाल देखो यहाँ से क्लियरली पूछा है सीबीएसई ने एनसीईआरटी से उठा के। कोऑर्डिनेशन जो है ना केमिस्ट्री, वो यहीं से ऐसे उठा के आती है। लिंकेज आइसोमेरिज्म देखो क्या होता है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, सेम एग्जाम्पल में समझाया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखिए क्या हुआ है, अच्छे से समझाया हुआ है। अब आप इसको ढूंढो, आपका आंसर क्या है, ढूंढो आपका आंसर क्या है। नहीं दिख रहा? बड़ा कर ले इसको, 1 मिनट, हो जाएगा क्या? हाँ बड़ा हो जाएगा। अरे भाई हाँ ठीक है। ये देखो ये रहा आंसर, सेम एग्जाम्पल, कोबाल्ट विद NH3 6, Cr विद CN6। इसमें कौन सा टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है? कोऑर्डिनेशन, क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं अमोनिया लिगेंड जो कोबाल्ट से बॉन्डेड है और साइनाइड लिगेंड जो क्रोमियम से बॉन्डेड है, दे कैन एक्सचेंज देयर प्लेस, तो वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है। मैम ब्लैक एंड व्हाइट मोड में चली गई है। चलो मैं वापस से इसको बंद करके साइड में करके हटा के अपने स्लाइड पे वापस आ जाती हूँ। मुझे समझ में आ गया दिस इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। ठीक है, तो हम वापस ले लेते हैं। हाँ जी ठीक है, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, समझ में आया। और जो मैंने वो पहला दिखाया था ना लिंकेज आइसोमेरिज्म, उसका भी सवाल एडेड है, उसका भी सवाल आया हुआ है सीबीएसई के एग्जाम में, मैं दिखाऊंगी। तो आंसर बहुत क्लियरली टॉपिक से उठाया गया है कि कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है, ये बता दीजिए। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जिसमें हम इन लीगेंड आई मीन इन मेटल्स और लीगेंड्स को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, वो चाहे वो केटायन हो चाहे वो एनायन हो, है ना? बिल्कुल सही बात है। और यही वाला आइसोमेरिज्म वो शो करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट करेंगे। Why a solution of nickel with H2O6 having +2 charge is green while a solution of nickel with 4 cyanide ion that is given with -2 charge is colorless। तो सेम बात है, आपको पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ना, उसमें कलर किस वजह से आता है? कलर आता है DD ट्रांजिशन की वजह से। DD में ट्रांजिशन हो, और DD ट्रांजिशन मतलब आपको पता है D को मैं 2 तरीके से डिवाइड कर देती हूँ। डी के जो 5 ऑर्बिटल है, ठीक है, इधर 3 रह जाते हैं, उनकी एनर्जी कम, 2 की थोड़ी ज्यादा, इनको बोलते हैं T2G, इसको बोलते हैं EG, है ना? DXY, DYZ, DZX यहाँ होते हैं, ऊपर होते हैं DX² - Y² और DZ²। उस बात पे नहीं जा रही, मतलब जब ये ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हो जाए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, यहाँ से यहाँ हो जाए, डी से डी के अंदर ही, यहाँ से यहाँ हो जाए, डी से डी के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है बच्चों? उस टाइम पे क्या होता है बताइए? कलर आ सकता है, क्योंकि जो उसके उस ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो विजिबल लाइट में होती है, तो जो कलर दिखता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं निकल की बात करूं, निकल है मेरा +2 स्टेज में, यहाँ पे भी निकल क्या है मेरा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि ये क्या है?
आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, x माइनस एक साइनाइड पे -1 चार्ज, 4 पे -4, ओवरऑल चार्ज कंपाउंड पे होना चाहिए -2, तो x पे कितना चार्ज हो गया, -2 + 4 विच इज +2। ठीक है, तो और यहाँ पे वाटर है, वाटर क्या होता है मेरा, वाटर एक न्यूट्रल लीगेंड होता है, कोई चार्ज नहीं होता, तो निकल पे कहीं ना कहीं +2 चार्ज है, दोनों में +2 चार्ज है, लेकिन यहाँ पे एक वीक फील्ड लीगेंड लगा है और साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। तो जब निकल की कॉन्फ़िगरेशन आप इस कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे तो क्या बनेगी, मैं लिख देती हूं इसको इरेज करके, निकल +2 इन वीक फील्ड लीगेंड जो कि है मेरा H2O। निकल पे चार्ज है +2, मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, 3D8 4S0। वीक फील्ड का मतलब है 1 2 3 4 5, सबसे पहले आप अनपेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन को, फिर पेयर करेंगे। यहाँ पे देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, इस बात का सिंपली मतलब है कि वो ट्रांजिशन डी ट्रांजिशन शो कर सकता है, और डी ट्रांजिशन शो करेगा तो कलर आएगा। ठीक है, कलर कैसे पहचानते हैं बच्चों, आप इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री कलर को मैं बताती हूँ कैसे पहचानते हैं। आप ऐसे एक बॉक्स बनाइए, वॉयलेट, इंडिगो भूल जाइए, अंग्रेज ले गए, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो अगर ये ग्रीन कलर दिखा रहा है ना, इसका मतलब है इसने रेड कलर की विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब किया है, तब वो ग्रीन कलर दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन निकल यहाँ पे क्यों नहीं दिखाता, साइनाइड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव हो जाएगा, सब पेयर्ड हो जाएंगे, पेयर होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, डी ट्रांजिशन शो ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा ट्रांजिशन दिखाने के। वेल, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमसे पूछा है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। कर ले, फिर करें, चलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आई एम श्योर आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, ओके ओके। सवाल है बच्चों, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ओके, देखो क्या है, कोबाल्ट है, 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल जुड़े हैं एज ए लिगेंड। CO3 क्या होता है, कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन है, बाहर Cl है, इसका नाम बताओ चलो जल्दी से, कम ऑन लेट मी नो, जल्दी से बता दो। ओके एवरीवन, जल्दी से बता दो, आइला जल्दी बताओ, नहीं आ रहा, इतना तो आसान है। जो मेटल है ना उसका नाम क्या करते हैं हम, बाद में लिखते हैं। ये वाला कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होगा क्योंकि क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है -1, यानी कि यहाँ क्लोरीन पे एक +1 चार्ज है। और अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके अंदर जो मेटल है वो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करते हैं, क्योंकि वो हमें उस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते वक्त बताना पड़ता है। तो वो पहले निकाल लेते हैं। मेटल को X, अमोनिया कोई चार्ज नहीं होता, 0, कार्बोनेट पे -2 चार्ज होता है। ठीक है, और इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज होना चाहिए था, +1, है ना, बात बनती है। X इज इक्वल टू +1, ये उधर गया +2 +3, यानी कोबाल्ट पे +3 चार्ज है। ठीक है, कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज है, समझ गए। अब इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले हमें लिगेंड्स का नाम लिखना होता है। ये अमोनिया पहले आएगा, कितने हैं, 5, तो क्या लिखोगे, और सब स्मॉल लेटर में लिखते हो, पेंटा अमीन, अमीनो नहीं लगता, ओ कब लगता है, जब मेरा नेगेटिव आयन हो। ठीक है, लेकिन ये तो मेरा न्यूट्रल है, कार्बोनेट के साथ लगेगा, नेगेटिव आयन है, नेगेटिव लिगेंड है, तो क्या हो जाएगा, पेंटा अमीन कार्बोनेटो। ठीक है, ओ लग गया, फिर क्या बच गया, अब लिखेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट, अब ब्रैकेट में लिखते हैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, फिर क्या आ जाएगा बताओ, क्लोराइड। हल्की सी जगह छोड़ के मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जल्दी बताइए, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखना, बस आपको लिखना है क्लोराइड। ठीक है, बहुत थोड़ी सी जगह छोड़ के क्लोराइड, दैट्स इट। ये हो गया आपका नाम। आपका नाम मेरा नाम मैच करना चाहिए, मतलब पर्सनल नेम नहीं, ये IUPAC नेम। ठीक है, अगला सवाल है, डिफरेंशिएट बिटवीन वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। चलो जल्दी से बताओ, बढ़िया सवाल है, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में कैसे डिफरेंशिएट करोगे, आई एम हियर फॉर यू। वीक फील्ड लिगेंड कैसे कॉम्प्लेक्स बनाता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, हाई स्पिन का मतलब
हाई स्पिन का मतलब समझाओ मुझे। वीक फील्ड, अरे 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 एल खा गए हम। इसको भी रेस कर दूं क्योंकि समझ आ गया अब तो ये तुम्हें। ओके, हाँ चलो बताओ। अब याद रखो कितने नंबर का सवाल, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, 3 यानी कि 2 नंबर, यानी कि आपको 2 डिफरेंस तो बताने पड़ेंगे। ठीक है, चाहो तो एक एग्जाम्पल भी दे दो, पुराना वाले एग्जाम्पल दे दो, बहुत बढ़िया हो जाएगा। वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? तो वीक फील्ड जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, वो कौन से होते हैं कि उसके अंदर जो लीगेंड प्रेजेंट होता है ना, वो एक्चुअली वीक फील्ड होता है। और वो कैसे कॉम्प्लेक्स बनाएगा? हाई फील्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, हाई फील्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है। और हाई फील्ड का मतलब जिसके अंदर, ये दूसरा पॉइंट भी हो सकता है, हाई फील्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है। हाई फील्ड का मतलब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उससे क्या होगा, उतना ही वो पैरामैग्नेटिक होगा नेचर में। तीसरा पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि वो हाई फील्ड कॉम्प्लेक्स है, वो इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाते हैं। पेयरिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो बहुत ज्यादा होती है उसकी। ठीक है, क्योंकि जो वो लिगेंड है वो पैर नहीं करा पाते, वो बोलेंगे कि हमारे बीच में ऑक्टाहेड्रल एनर्जी है ना, वो कम है, बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं और हम T2G से EG चले जाते हैं। ठीक है, वो आसान होता है, तो अनपेयर्ड फॉर्म में रहना आसान होता है पेयरिंग करने से। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड में जस्ट उसका उल्टा लिख दो, सिंपल सी बात है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। भाई स्पिन कम है, स्पिन कम क्यों है? क्योंकि मोस्टली इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड फॉर्म में, अनपेयर्ड नहीं है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हो गया, यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, पेयर्ड रहते हैं, यानी कि मोस्टली इसका नेचर क्या रहता है, डायामैग्नेटिक रहता है। चाहो तो एक एग्जाम्पल दे दो, पिछले वाली स्लाइड में हमने किया ही था, निकल का कॉम्प्लेक्स बना दो वाटर के साथ और साइनाइड के साथ ऑक्टाहेड्रल स्टेट में। वाटर के साथ कौन सा बनेगा, वीक फील्ड, और साइनाइड के साथ क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं लग रहा उड़ गए तोते? आई थिंक अभी तक तो बहुत आसान किया है हमने, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं किया है। क्या डन? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट एवरीवन, आगे बढ़ा जाए। अब आता है हमारा सेक्शन सी। ई कर लिया, डी कर लिया, अब 3 नंबर के सवाल करेंगे। ठीक है, 3 नंबर के सवाल करने के लिए रेडी? मीनवाइल ये बटन दबाने में कृपया थोड़ा सा कष्ट लगेगा, उतना कष्ट जरूर कर दीजिए। थोड़ा सा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 3 नंबर के सवाल। ऑल राइट, तो जितना इजी हो सके हम कोशिश करेंगे बनाने के लिए। सुनते जाइए और अपने नंबर कैलकुलेट भी करते जाइए कि आपको कितना आता है, कितना मिस हो रहा है। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। आसान आसान सी थोड़ी सी बातें पूछिए हमसे, और रीजन सही से देना बहुत जरूरी है। आयरन इज अ ट्रांजिशन मेटल वाइल सोडियम इज नॉट। अरे क्या बात कर रहे है, ऐसा सवाल कोई पूछता है? आयरन मेरा ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है? क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3d(x)(4s2), 26 एटॉमिक नंबर होता है। इससे पहले आर्गन आता है, वो तुम्हें पता ही है। तो क्योंकि इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक में जाते हैं, मतलब वो किससे बिलोंग करता है, ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग करता है। और इनको ट्रांजिशन सीरीज क्यों बोला जाता है? क्योंकि जस्ट इसके बाद ट्रांजिशन ऑफ द नेचर होता है, मेटल से नॉन मेटल्स आने शुरू हो जाता है, ट्रांजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज हो जाता है। और सोडियम में ऐसा क्यों नहीं होता बच्चों? क्योंकि अगर मैं सोडियम की बात करूं, वो तो एक एल्कली है ना। क्या है कॉन्फ़िगरेशन? ये हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये है ना, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन तो s में जाता है, s सीरीज थोड़ी ना ट्रांजिशन सीरीज होती है। बहुत सिंपल सी बात है जो तुम्हें बतानी थी। 1 नंबर का बनता है ये सवाल, तो ऐसे कुछ ओवर राइट मत करना। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में आपको क्या करना है कि जो कैडमियम सॉल्ट है वो वाइट क्यों होते हैं, कैडमियम सॉल्ट वाइट क्यों होते हैं, ये बताओ। कैडमियम किस फैमिली से बिलोंग करता है? जल्दी 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 एटम्स, जल्दी से बता दो, कैडमियम किस फैमिली से बिलोंग करता है? जिंक वाली फैमिली से बिलोंग करता है ना, जिंक, कैडमियम, मर्करी। और ये मेरा डी सीरीज का लास्ट ग्रुप होता है, डी फैमिली का।
यानी कि 12th ग्रुप है ये। कॉन्फ़िगरेशन जनरली क्या होती है, n-1 d10 और n वाला जो s वाला शेल है वो पूरी तरीके से भरा होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कलर्ड क्यों, आपको आंसर ऑलरेडी मिल गया। ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है ना। तो 4D का मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन है 4d10 5s2। ये है न्यूट्रल स्टेट में, हमने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, यानी कि जब +2 स्टेट में आप इसको लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4d10, है ना। कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी बच्चों 4d10। अब क्योंकि डी शेल मेरा पूरी तरीके से भरा हुआ है, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी डी ट्रांजिशन, नो डी ट्रांजिशन, नो कलर। कैडमियम +2 क्या होते हैं, मोस्टली इस सीरीज के सारे एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, कलरलेस कंपाउंड। D10 जो करेंगे फॉलो वो कलरलेस कंपाउंड। डन है, लॉजिक क्लियर है, हाँ। देख लो, फिर हम अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। अगला पार्ट हमसे पूछा है बच्चों, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर क्वाइट सॉफ्ट एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। आई थिंक बी से ही आप इसका आंसर सी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो सीरीज है जिंक, कैडमियम, मर्करी आपके सामने है, ये मेरा 12th ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, जिसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। तो आप लिखेंगे कि क्योंकि इसमें मेरा डी सीरीज जो है कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये अपनी ही मेटल के एटम्स के साथ कोई स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड नहीं बनाता। आप जिंक का पीस ले लो, कैडमियम ले लो, मर्करी ले लो, दे आर नॉट गोइंग टू हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमेटालिक बॉन्ड्स। इसको इजिली ओवरकम किया जा सकता है एंड हेंस दे आर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, और क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है दे आर सॉफ्ट एज वेल, ठीक है। जिंक तो ग्रैन्युलर फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है। मर्करी तो लिक्विड होती है। हाँ जी, कोई दिक्कत परेशानी अभी तक बताइए। 11 सवाल कर चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। 12th सवाल आपके सामने है। ये सवाल है जो CBSE 2019 में पूछा गया है बच्चों, यानी कि शायद जस्ट रिपीट ना हो, बट ऐसा सवाल आने के चांसेस ज्यादा है। मैंने ईयर भी मेंशन कर दिया है, आप PDF जब डाउनलोड करेंगे आप देख पाएंगे, ठीक है। ओके, यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग। चलिए करिए। मेरे पास कोबाल्ट है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई 3d4s। कोबाल्ट पे कोई चार्ज नहीं होता तो ये होता 3d7 4s2, क्योंकि कोबाल्ट पे +3 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालो, एक यहां से निकालो, कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 3d6 4s0, है ना, +3 स्टेट में। अब बताओ 3d6 4s0, इसको लिखो और बताओ 1 2 3 4 5 3d 4s 4p, क्या कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा वो? क्या अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो सकता है? मोस्टली लो, मोस्टली हाई फील्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है, बट कभी कभी वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बनाता है। बताओ यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ क्या, नहीं सॉरी 7 नहीं 6 है, ऐसे। अब बताओ क्या अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होंगे? कोबाल्ट को कॉम्प्लेक्स बनाना है 6 अमोनिया के साथ, होंगे ना? हाँ, तो आप बिल्कुल करिए, यहाँ ट्रांसफर करिए, यहाँ ट्रांसफर करिए, क्योंकि आपको बनानी है जगह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आने की, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आने की। हर एक अमोनिया का जो लिगेंड है वो एक पेयर इलेक्ट्रॉन को लेके आएगा। 1 2 3 4 5 3d ऐसे कन्वर्ट हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन थे, ये 4s है, ये 4p है, क्योंकि उनको वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए था अपने इलेक्ट्रॉन देने के लिए। अब देख लो, अब बहुत सिंपल हो गया है ना। 1 2 3 4 5 6, तो 6 अमोनिया मॉलिक्यूल ऐसे यहाँ पे आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स बता दो कौन सा बनेगा और ज्योमेट्री बता दो। क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन पूछा है बस वैसे हमसे, और साथ में पूछा है मैग्नेटिक कैरेक्टर। हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, मैग्नेटिक कैरेक्टर भी निकाल सकते हो। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3, D2sp3, है ना।
अब ये देखो कि इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, तो डायमैग्नेटिक। ये भी आपको बताना पड़ेगा। ऑल राइट एवरीवन, यू हैव टू टेल दिस एज वेल, क्योंकि लिखा है, कोई भी पॉइंट, कोई भी इंफॉर्मेशन आपने ढंग से नहीं पढ़ी तो गलती हो जाएगी। देख लो ढंग से, ठीक है। आपका सवाल यही आया है, D2sp3 एंड डायमैग्नेटिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला पार्ट करें इसका, मैं इसको इरेज कर दूं। बच्चे बोलेंगे देखो मैम, एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हो, एक फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब आड़े टेढ़े डायग्राम। भावनाओं को समझो, भावनाओं ज्यादा जरूरी है। आप कोशिश करना एकदम सीधा सीधा लिखना। बचपन में पढ़ाई तो की, बट हैंड राइटिंग पे थोड़ा कम ध्यान दिया लगता है। चलिए अगला वाला पार्ट करेंगे। अब निकल है जो 4 कोबाल्ट के साथ जुड़ा हुआ है। कोबाल्ट जो होता है, आई मीन सॉरी, कोबाल्ट बोल रही हूँ मैं, कार्बोनिल जो मेरा लिगेंड है उसके साथ जुड़ा हुआ है। निकल जो है 4 कार्बोनिल लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत सिंपल है। निकल पे कितना चार्ज होगा, 0, कोई चार्ज नहीं होगा, है ना, क्योंकि दिख ही नहीं रहा कोई चार्ज है। निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d8 4s2, ये है, लिखो जरा, 1 2 3 4 5, उसके बाद ये 4s हो गया, ये 3d, ये 4s, ये 4p। अब ये देखो, ये जो मेरा कार्बोनिल है, नॉट कोबाल्ट, कार्बोनिल क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को पेयर करता है, तो पेयर कर दो, वाह, ठीक है। अब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब तुम्हें भी पता है कि जब भी ये जो कार्बोनिल आयन आने होंगे, इनको फ्री क्या चाहिए, ऑर्बिटल्स चाहिए। तो सबसे पहले फ्री ऑर्बिटल्स कंसेक्यूटिव मैनर में होने चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, एक्सचेंज एनर्जी, है ना, उसके साथ यहाँ पे ट्रांसफर हो गए, तो 3D पूरी तरीके से फिल हो गया, है ना, 1 2 3 4 5, और ये हो गया खाली, क्योंकि हमें अमोनिया, आई मीन सॉरी, कार्बोनिल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर वो देगा उसको अकोमोडेट करना था। तो अब कहाँ कहाँ आ जाएगा, देख लो, बहुत आसान है, एक s में और 3 p में, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। नेचर भी तुम्हें समझ आ गया, sp3 टेट्राहेड्रल, नेचर क्या हो गया, डायमैग्नेटिक अगेन। देख रहे हो, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल था। या किसी को कोई परेशानी है, नहीं ना, आगे बढ़े। गिव मी यो इन द चैट, यो मैम, मार्क्स अपडेट करो, चलो जल्दी से, कैसी चल रही है जिंदगी, मार्क्स अपडेट करो, फिर 2 नंबर के सवाल करेंगे, और फिर आपका फेवरेट राउंड भी आएगा, 1 नंबर के सवाल करा दो मैम, क्योंकि एमसीक्यूज में बहुत दिक्कत होती है ना, एमसीक्यूज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके देन, ओके वील स्टार्ट। 2 मार्कर्स, 2 मार्कर्स आ गए हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, जो 13th सवाल भी है, अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE के बेस पे लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले मिनिमम से लेके मुझे मैक्सिमम एनर्जी पे लगाना है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी याद करो क्या होती है, ये मेरे T2G ऑर्बिटल्स हो गए, ये EG हो गए, है ना, इनके जो बीच की एनर्जी थी, दैट इज व्हाट योर CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जितनी मिनिमम ये एनर्जी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकते हैं, यानी कि वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे। वो कब होता है, जब मेरे लीगेंड कौन से होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने वाले होंगे, वीक फील्ड लीगेंड होंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी जो है आपस में, ऑक्टाहेड्रल एनर्जी जो CFSE है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये जब मिनिमम होती है, जो मुझे चाहिए, वो कब होगी, जब मेरा जो लीगेंड है वो हाई स्पिन होगा, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी अ हाई स्पिन लीगेंड। तो अब ढूंढो, एक मेरा क्लोरीन है एज ए लीगेंड, क्लोराइड आयन, एक है मेरा साइनाइड और एक है मेरा अमोनिया। अब बताओ सबसे वीक फील्ड लीगेंड कौन सा है, आपको पता है क्लोराइड आयन है, यानी कि इसका जो कॉम्प्लेक्स है उसकी जो CFSE सबसे मिनिमम है ना, तो आप लिख दो CrCl6,
is going to have the minimum CFSE. इन दोनों को कंपेयर करो। आपको भी पता है साइनाइड जो है एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये क्या है मेरा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। रीजन बीइंग साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देता है, क्योंकि उस केस में पेयरिंग के लिए जो एनर्जी होती है वो कम होती है, तो पेयरिंग करना प्रेफर करते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन को ऊपर मूव करने के लिए, क्योंकि वो जो एनर्जी है CFSE वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये वाला बच गया। अमोनिया वाला जो है वो कंपैरेटिवली हाई स्पिन लिगेंड की कैटेगरी में ही आता है, बट इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये उससे ज्यादा वीक होता है। दिस एंड देन +3 चार्ज, एंड देन लास्ट में कौन सा आ गया CrCN6 विद द चार्ज ऑफ -3। ठीक है, हो गया आपका आंसर। और कुछ पूछा है प्लीज देख लो, यही पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो और आंसर भी बता दो, रीजन भी बता दो। तो मैंने कर दिया, रीजन भी बता दिया, लिख दो। इस तरीके से एक्सप्लेन करना द ऑर्डर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड लिगेंड। मतलब अगर आप ये देखते हो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है कौन ज्यादा वीक फील्ड है, तो आप देखोगे क्लोराइड सबसे वीक है, एंड देन धीरे धीरे स्ट्रेंथ जो है लिगेंड की वो इंक्रीज करती जाती है क्लोराइड आयन से अमोनिया से लेके साइनाइड पे, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इंक्रीज मतलब वो हाई स्पिन से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब उनकी CFSE भी बढ़ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बच्चों। आसान सवाल बाकी नहीं। चलिए, ये सवाल 2020 में आया हुआ सवाल है, CBSE ने 2020 में इस सवाल को पूछा था। किया जाए बच्चों, किया जाए। ओके, चलिए। कैलकुलेट द स्पिन ओनली मोमेंट ऑफ कोबाल्ट विद +2 चार्ज बाय राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट इन कोबाल्ट +2। सबसे पहले तो हम कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, कॉन्फ़िगरेशन बन गई, आर्गन कंप्लीट होनी चाहिए, विच इज योर नोबल गैस का ज्योमेट्री, फिर आता है 3D, फिर आता है 4s, 3D में आता है 7, 4s2, है ना, सही लिखा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब पूछा है कोबाल्ट इन +2 स्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा, तो आर्गन बचा और 3D 7 बचा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन पूछा था, लिख लिया। अब हमसे क्या पूछा है, स्पिन ओनली मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। उसके लिए हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन, है ना, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे। 3D है 1 2 3 4 5, 3D 7 1 2 5 6 7, है ना। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपको पता चल गए, मेरे पास लिख लो। n की वैल्यू क्या है, विच इज माई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, विच इज 3। ठीक है, अब निकाल लो जो मेरी वैल्यू है म्यू की, विच इज माई मैग्नेटिक मोमेंट, √n × n+2 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, √3 × 3+2 विच इज 5, √15 कितना होता है, 3.8 समथिंग, 3.87। रूट निकालना तो आता है ना, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है ना बच्चों, है ना, मान लो ना मैं इस बात को, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3.87 आ जाएगा ना कुछ। ठीक है, ऑल राइट, आंसर इज ऑल्सो हियर। ओके, अगला सवाल करते हैं, 2 नंबर का सवाल है फिर से, और कौन सा सवाल है, 15th क्वेश्चन है हमारे पास। सवाल कह रहा है बच्चों, इन द फॉलोइंग आयंस मैग्नीज विद +3 स्टेट, वैनेडियम विद +3 स्टेट, क्रोमियम विद +3 एंड टाइटेनियम विद +4, विच आयन इज कलरलेस। अगेन कलरलेस कौन होगा, जो DD ट्रांजिशन शो ही नहीं करेगा। 2 केस हो सकते हैं जब वो DD ट्रांजिशन ना शो करे, या तो D0 हो या D10 हो, या तो D में एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, या D फुली फिल्ड हो, ट्रांजिशन की स्पेस ही नहीं है, जगह ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब आप देखोगे इन सब में, आप इसको ध्यान से देखो, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर इन सबसे कम है, 22 होता है, और उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, निकाल दो 18 बचे। किसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, आर्गन की, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, नो D इलेक्ट्रॉन। आपको पूरा सॉल्व भी नहीं करना पड़ा और आपको समझ आ गया, है ना। तो आप लिख के भी देख सकते हो, बोलो यहाँ पे DD ट्रांजिशन नहीं होती, मतलब कलरलेस कंपाउंड बनाते हैं, और टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3D2
4s2। तो टाइटेनियम +4 स्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, आर्गन में इलेक्ट्रॉन बचे Db0 4sb0, नो d इलेक्ट्रॉन मतलब नो d ट्रांजिशन, dd ट्रांजिशन, एंड इट इज गोइंग टू बी कलरलेस। ठीक है, अगला सवाल है विच आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, बताओ बताओ, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट है जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है। दूसरे के ऑक्सीडेशन के लिए खुद को क्या करना पड़ता है, रिड्यूस itself, it is going to reduce। और रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो एक स्टेबल आयनिक स्टेट में है, स्टेबल स्टेट में है, तो वो खुश है। इन सब में कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आपको पता है कि मैंगनीज +2 में ज्यादा हैप्पी होता है क्योंकि D5 कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा। मैं आपको प्रूफ करके बता भी देती हूँ। ठीक है, मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन देखो, +3 में क्या हो जाती है, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर था 27, कॉन्फ़िगरेशन होती 3d5 एंड 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 4s हो गए 0 और ये 3d हो गया 4, है ना, 3d4 4s 0, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 यहां से जाएंगे, 1 यहां से जाएगा। ये देखो, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, पॉसिबल है, मैंगनीज बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर सकता है, पर ये 3d5 बनना चाहेगा, उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, खुद का रिडक्शन कर रहा है, इट्स अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, और करेगा क्यों, क्योंकि इसको अपने आप को +2 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d5 हो जाएगी, विच इज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड एंड इन अ बेटर फॉर्म, हाफ फील्ड है सारा, और वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, कारण समझ में आया, रीजन समझ में आया, इजंट इट लाइक इजी पीजी। बता दो, गिव मी अ क्विक थम्स अप, देख लो और स्लाइड, गिव मी अ क्विक थम्स अप एज वेल, यू एवरीवन। हाँ जी, चलिए फिर आगे बढ़े, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल कर रहे हैं, जो हमारा 16th सवाल है, 16वां सवाल है, 16वां, कितना अजीब लग रहा है ना सुनने में। चलिए सवाल है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन 3 क्या है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी व्हेन इट फॉर्म्स एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, आपको पता है कि एनर्जी कैसे डिवाइड होती है, T2G एंड EG में, है ना। ओके, पूछा है जब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाता है, वीक फील्ड लिगेंड बनाता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। क्योंकि अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड आपको ऐसे बता नहीं रही और मैं सिर्फ बोल रही हूँ कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो तुम बोलोगे कि मैम आयन +3 में है, कॉन्फ़िगरेशन का क्या करना है, 3d6 4s2 होता अगर आयन पे कोई चार्ज नहीं होता, है ना, लेकिन आयन पे है +3 चार्ज, जैसे ही +3 चार्ज हुआ 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 यहां से जाएंगे, 1 यहां से, ये कॉन्फ़िगरेशन बन गई। कॉन्फ़िगरेशन तो Fe+3 की पूछी थी, आ गई। स्ट्रॉन्ग वीक से क्या फर्क पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग वीक से कहाँ फर्क पड़ता है, कहाँ फर्क पड़ता है, उसकी पेयरिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पे, यानी T2G और EG में जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस पर फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसे लिखिए, जब मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा, ये है T2G और ये है EG, है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग होगी क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम होती है, पेयरिंग ही हो जाएगी पहले, 5 इलेक्ट्रॉन को डालना है ना, कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1 2 3 4 5, यानी कि T2G में 5 इलेक्ट्रॉन चले गए। लेकिन जब यही वीक फील्ड होता तो क्या फर्क पड़ता बच्चों, जल्दी बताओ, तो क्या फर्क पड़ता, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, यहां पे मेरा T2G, यहां पे मेरा EG, वीक फील्ड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर सकते हैं, उनके लिए पेयरिंग करना मुश्किल होता है, पेयरिंग के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो मेरे को 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, कैसे करूंगी, 1 2 3 4 5, यानी T2G में 3 गए, EG में 2 गए, है ना, ये चेंज है, यही हमसे पूछा था, इसको लिख दो फिर। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई T2G5, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई T2G3 EG2,
देख लो ध्यान से, क्या आपका आंसर भी यही आ रहा है? जल्दी बता दो, किसी ने कोई सिली मिस्टेक तो नहीं की? यस एवरीवन, नो इशू राइट? नो इशू एट ऑल, डू लेट मी नो। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़े फिर। हाँ जी, ओके देन, ओके आई एम गोइंग टू अपडेट दिस फॉर यू, ओके डोंट वरी अबाउट दैट, मैं दे दूंगी पूरा स्लाइड पीडीएफ की फॉर्म में। अब हम बढ़ते हैं 1 मार्कर की तरफ, रेडी हो बच्चों? लेकिन आपके जो सवाल है 1 मार्कर की भी मैं बात करूं तो आप लोगों के सवाल असर्शन रीजनिंग भी आने वाले हैं। पहले हम कुछ असर्शन रीजनिंग वाले सवाल लगाएंगे एमसीक्यू पैटर्न में, फिर हम नॉर्मल एमसीक्यूज करेंगे। तो रेडी? गिव मी अ यो इन द चैट। यो मैम, वी आर Victoria Sweden and we are practicing all of these questions and realizing कि हम कितने strong हैं अपने subject में। Okay, okay. 1 marker. Here is the first 1 marker. AR question, assertion reasoning का सवाल है, जो देखो CBSE 2020 में भी आया हुआ है। CBSE 2020 में भी आया हुआ है। सवाल कह रहा है assertion linkage isomerism arises in coordination compound because of ambidentate ligand। जो थोड़ी देर पहले मैंने एनसीईआरटी का बुक जो था कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का वो खोला था आपके सामने, वही मैंने बोला था ना कि लिंकेज आइसोमेरिज्म पे भी सवाल है, उसके जस्ट नीचे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म था, सेम लाइन से सवाल उठाया है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हूबहू एनसीईआरटी से आती है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इन जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। हाँ, लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिकॉज ऑफ एम्बिडेंटेट लिगेंड, बिल्कुल सही है, क्योंकि लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, जहां पे लिंकेज जो मेरा मेटल आयन है उसके साथ जो लिगेंड आके अटैच हो रहा है वो डिफरेंट एटम अपने में से निकाल के उससे अटैच कर सकता है, अलग अलग लिंक हो सकता है, ठीक है। और NO2 डेफिनेटली मेरा लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है क्योंकि वो एम्बिडेंटेट लिगेंड है। एम्बिडेंटेट, एम्बी का मतलब होता है वही डुअल नेचर शो करने वाला। तो NO2 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या कर सकते हैं, मेरे मेटल के साथ जुड़ सकते हैं, ऐसे भी, ठीक है, और मेरा ऐसे भी, ठीक है, इस तरीके से भी वो कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है। तो वही एम्बिडेंटेट लिगेंड होते हैं और वही स्टूडेंट्स हमारा क्या करते हैं, वही हमारा क्या बनाते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो ये भी सही है, रीजन भी सही है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा डेफिनेटली ए, ठीक है, कि सही भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। मेक सेंस? डायरेक्टली उठाया एनसीईआरटी से। आगे बढ़ते हैं, अगला असर्शन रीजनिंग है। असर्शन कह रहा है ट्रांजिशन मेटल्स आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, और फिर कह रहा है ट्रांजिशन मेटल फॉर्म न्यूमरस अलॉय विद अदर मेटल। क्या वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं? अगर आपने आज का सेशन ही ध्यान से पढ़ा है तो आई गेस 5 मिनट पहले ही हमने डिस्कस किया था मैंगनीज वाला केस लेके कि जो मेरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे आर बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल KMnO4, K2Cr2O7, क्रोमियम मेटल यूज हुई है, मैंगनीज मेटल यूज हुई है, दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जिस स्टेट में वो है वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेंगे दूसरे से, खुद रिड्यूस हो जाएंगे, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे। गलत हो गया, ट्रांजिशन मेटल अलॉय बनाती है, बिल्कुल आयरन के अलॉय बन रहे हैं, कॉपर के अलॉय बन रहे हैं, बहुत सारी मेटल्स के अलॉय बन रहे हैं, मर्करी के अलॉय बन रहे हैं, ठीक है, तो ये सही है। तो देखो कौन सा सही है, असर्शन इनकरेक्ट है, रीजन एज अ स्टेटमेंट करेक्ट है, एज अ स्टेटमेंट, रीजन उसका रीजन होना जरूरी नहीं है, पहले हम उनको इंडिविजुअल स्टेटमेंट की तरह ट्रीट करते हैं बच्चों, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल असर्शन रीजनिंग का आपके सामने 19th सवाल आज का। असर्शन में बोला है निकल कॉम्प्लेक्स बना रहा है 4 साइनाइड आयन के साथ, ओवरऑल चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे -2, यानी निकल पे चार्ज क्या हो जाएगा, कैसे निकालोगे, x मान लो -4, एक साइनाइड पे -1, 4 पे -4, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होना चाहिए -2, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है -2, ओके, बस सब सही है, x हो गया -2 + 4, x पे चार्ज आ जाएगा +2, है ना। चलो, x का चार्ज तुम्हें पता चल गया, निकल पे चार्ज है +2। अब वो कह रहा है क्या वो स्क्वायर प्लेनर और डायमैग्नेटिक है, और रीजन में लिखा है इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि निकल जो है +2 स्टेज में 3d8 कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। 3d8 शो करने के बाद
इसके पास क्या बचा बच्चों, 1 2 3 4 5, इसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से फिल हो गए, इसमें इसमें इसमें, उसके बाद आता है S, फिर आता है P, है ना, 4S 4P 3D। साइनाइड डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसीलिए सारे इलेक्ट्रॉन को मैंने पेयर करके रखा है, क्योंकि वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यानी कि एक D, एक S, और मुझे कितने, 4 लिगेंड के लिए जगह बनानी है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर उसमें दे सके। 1 2 3 4, 2 यूज हो गए P के। और DsP2 कौन सी फिजिकल, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, DsP2, जो ज्योमेट्री क्या शो करता है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। sp3 हो जाता तो वो टेट्राहेड्रल हो जाता, लेकिन एक P का नहीं, D का यूज हुआ है तो वो स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, स्क्वायर प्लेनर। और क्योंकि वो स्क्वायर प्लेनर बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर प्लेनर है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो डायमैग्नेटिक है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट 0 है बिकॉज ऑफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पहला सही है क्या, ये कारण सही है, सही तो है ना, यही लिखा है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो डायमैग्नेटिक भी है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से DsP2 भी बना। ऑल राइट, तो सही आंसर है बच्चों ए। इसी के साथ हमने 19 सवाल पूरे कर लिए हैं, और अब हमारा सवाल है 20वां, जो लास्ट असर्शन रीजनिंग है, उसके बाद सारे नॉर्मल MCQs हैं, ठीक है। असर्शन है, जिंक कैडमियम मर्करी कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट डू नॉट बिलोंग टू द D ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक स्टेटमेंट तो गलत है। ये कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ये तो गलत हो गया ना, we consider them as transition elements। 12th ग्रुप में लिखा हुआ है, लास्ट ग्रुप है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, करते तो है उनको इंक्लूड। they do not cannot be regarded as transition elements, these elements do not belong to the D block of the periodic table। I think ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, that do not belong to the D block, है तो D block से बिलोंग, कौन सा ब्लॉक है बता दो, 12th ग्रुप है, और मेरा 3D 4D 5D तीनों में इसके एलिमेंट्स होते हैं, तो ये तो गलत हो गया, दैट डू नॉट बिलोंग, कैन नॉट बी रिगार्डेड। इस पे डिबेट कर सकते हैं हम, इस पे थोड़ा डिबेट हो सकता है बच्चों, क्या बोलते हो? क्योंकि आप देख रहे हो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं जिसमें लिखा हो कि दोनों इनकरेक्ट है ना, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं है जहां लिखा हो कि दोनों इनकरेक्ट है, बट इसके बारे में तो हम श्योर हैं बिकॉज दे डू बिलोंग टू द ट्रांजिशन फैमिली। और अगर मैं इसको फॉलो करती हूँ तो बस एक जगह लिखा हुआ है कि रीजन करेक्ट है, वो D है, इसका मतलब असर्शन इनकरेक्ट है, दैट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हाँ, वी कैन से दैट, मस्ट नहीं लिखा, मोर ऑफ लाइक इंग्लिश, वी कैन नॉट रिगार्ड them as transition elements, क्योंकि they are having a configuration of D10, fully filled configuration है, D में कोई भी ऐसा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसकी वजह से हम उनके D ब्लॉक की प्रॉपर्टीज को पढ़ पाए, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करना चाहेंगे ना, जिससे उनकी प्रॉपर्टी वहां पे फॉल करे, तो उस हिसाब से दिस ऑप्शन मेक्स सेंस, है ना। और ये वाला डू नॉट बिलोंग, मतलब ये हो गया, अच्छा C है, सॉरी C है ना। हाँ बच्चों, आई थिंक कोई कंफ्यूजन, डू नॉट ये गलत हो गया, ये सही है, ऑप्शन नंबर C, ठीक है, ऑप्शन नंबर C सही है क्या, मेक सेंस। आगे बढ़ सकते हैं हम, 20 सवाल डन डनाडन, ऑल राइट देन आगे बढ़ा जाए, C इज द राइट वन, ओके। चलिए अब हम करेंगे 21 से लेके 30 तक MCQs बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके सिलेबस का, और आपको रुकना चाहिए जब तक ये सारे के सारे सवाल नहीं हो जाते। क्यों? क्योंकि MCQs में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं गलती करने के, गलत तो गलत हो गया, है ना, सब्जेक्टिव में तो कहीं ना कहीं टीचर को लगेगा आपने एफर्ट दिखाया है, कुछ चीजें सही है तो वो नंबर दे देगा, यहाँ पे ऐसा होना मुश्किल है। चलो फिर करते हैं, सवाल करते हैं। KMnO4 acts as an oxidizing agent in alkaline medium, सही। When alkaline KMnO4 is treated with potassium iodide, iodide ion is oxidized to, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो इस KMnO4 के सोल्यूशन को जब आप तुम लोगे तो बेसिकली होगा क्या, मुझे बताओ, Ki के साथ क्या होगा, जल्दी मुझे बताओ। तो इसके अंदर मेरे आयोन्स पड़े हैं, मैंगनेट पर मैंगनेट वाले आयोन पड़े हैं, मैं इसको बैलेंस करने की भी कोशिश करूंगी। हर एक पर मैंगनेट पे -1 चार्ज है, पोटाशियम पे +1 चार्ज है,
पानी भी है इसके अंदर क्योंकि सोल्यूशन लिया है, और Ki की वजह से इसके अंदर आयोडाइड आयन भी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो जरा जल्दी से कि होगा क्या इसके अंदर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद को रिड्यूस करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, है ना। खुद से ऑक्सीजन कम करके MnO2 बना लेगा, अपने आप को स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड। 8 ऑक्सीजन थे, 4 यूज कर लिए, 4 बचे हैं, तो ये HOH था, एक ऑक्सीजन इसको दे देगा, 5 कंज्यूम हो गए, ये बना लेता है 2 OH आयन क्योंकि अल्कलाइन मीडियम है। ठीक है, 3 ऑक्सीजन अभी भी बचे हैं और वो यूज हो जाते हैं आयोडीन को ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो बनेगा ये। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, आयोडेट आयन, आयोडेट, हियर वेयर यू कैन सी दैट ऑप्शन नंबर सी। डन है, ऑप्शन नंबर सी, देख लीजिए ध्यान से। आगे बढ़े, ऑल राइट देन आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इजी सवाल है। इस सवाल को करेंगे। When 1 mole CrCl3.6H2O is treated with excess of AgNO3, 3 mole of AgCl are obtained. The formula of the complex is। देखो, कह रहे कि इस सब्सटेंस को, बहुत ही आसान है, मुझे आंसर बता दो चलो जल्दी से। मैं AgNO3 के साथ ट्रीट करूं और मुझे मिल जाए 3 मोल AgCl के, यानी कि यहां मेरे पास 3 क्लोराइड आयन क्या होने चाहिए, फ्री फॉर्म में होने चाहिए। फ्री फॉर्म में होने के लिए मतलब इसके सोल्यूशन में ये कॉम्प्लेक्स आयन इस तरीके से सेट है कि ये क्लोराइड आयन फ्री तब होंगे जब वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से बाहर होंगे, क्योंकि आपको पता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को जब आप वाटर में ऐड करोगे तो कॉम्प्लेक्स आयन अलग से टूटेगा और जो बाहर पॉजिटिव या नेगेटिव आयन है वो अलग से निकल जाएगा। 3 क्लोराइड आयन बाहर होंगे, मतलब ये तीनों क्लोरीन जो है ना अपने नेगेटिव आयन के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स से बाहर है, यानी कि इसकी जो प्रोबेबल स्ट्रक्चर है वो क्या बन सकती है, एक हेक्सा, जो मेरा एक हेक्सागोनल कॉम्प्लेक्स होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, CrH2O6, है ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया और तीनों क्लोरीन बाहर आ गए। तभी ये AgNO3 के साथ ट्रीट करके 3 मोल आप लोगे, 3 Ag 3 Cl को ले जाएंगे। सोल्यूशन के अंदर नाइट्रेट आयन फ्री रहेंगे और ये वाला जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा ये फ्री रहेगा। ठीक है, क्या ये आंसर में है? देखो, किसी न किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ओके, देख लो, है ना, इजी है ना, वेरी इजी। यस, ऑप्शन नंबर डी, यस। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सवाल आता है, सवाल नंबर 23। जोश तो नहीं कम हुआ ना? जरूरी नहीं है, नहीं करना है मतलब। हाँ, वो बोला था ना, आज ही बताया था, बड़े चलो बड़े चलो, पुश योरसेल्फ। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट X इन +3 ऑक्सीडेशन इज गिवन। इसका एटॉमिक नंबर बताओ। ले, नन्ना मुन्ना स्वीट सा सिंपल सा आसान सा सवाल है ना। अगर +3 स्टेट में उसकी कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन विथ 3d5, तो +3 ना हो तो क्या मतलब, उसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, मैं इसको गेन कराने की कोशिश करती हूँ। तो आपको पता है अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो वो कब हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इससे गए हो, है ना, 4s 0 है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डालो, एक इसमें डालो। ऐसा क्यों बताओ? क्योंकि हमेशा s फुली फिल्ड होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के सीरीज में S2, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो s में होंगे और कहीं ना कहीं 3 जा रहे हैं तो 2 यहां से गए होंगे, एक यहां से गया होगा, तो 6 होंगे, 6 से 5 बन गया होगा। मेक सेंस? ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? 3d6 4s2। आर्गन का कितने इलेक्ट्रॉन? 18 + 6 + 2 26 न्यूट्रल स्टेट में, तो वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर है 26। एटॉमिक नंबर किसका होता है? पूछा नहीं है बट आई थिंक तुम सबको पता होना चाहिए। आयरन बाबा की जय। आयरन बाबा तुम्हारी जय हो। ओके, चले आगे बढ़े। ओके, 23 डन डना डन, 24 वील स्टार्ट। बट क्लैप्स किधर है? हाँ, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखो, आप लोग बहुत अच्छा कर। एंड ऑन द नेम ऑफ दिस दैट मैम इज really trying to help you all here, and this is also going to help you a lot. repository बना रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस की ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सकें।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ लिगेंड? बहुत आसान है ये तो, बहुत ही आसान है। NO बिल्कुल होगा, है ना, नाइट्रोसो लिगेंड। ये मेरा EN है, इथिलीन डायमीन, ये भी होगा। ये कार्बोनिल है, ये नहीं होगा। लेकिन आपको रीजन ढंग से पता होना चाहिए। रीजन ये नहीं कि आपने नहीं देखा, रीजन ये है कि अमोनिया होता तो वो लिगेंड होता, अमोनियम नहीं हो सकता, क्योंकि लिगेंड वो होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को दे दे, मेटल आयन को दे दे। इसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर था, लेकिन जब ये हाइड्रोजन नाम का आयन इसके पास आता है, अगर ये इसको दे दिया तो यहाँ तो बचा नहीं ना जिससे अमोनियम बना था, है ना। तो नहीं है तो फिर उसका काम ही क्या है लिगेंड बनाने में, बन ही नहीं सकता। तो बस नाउ यू नो द आंसर दैट B इज द राइट आंसर। B इज द राइट आंसर। चलिए अब हम बढ़ेंगे 25वें सवाल पे। 25वां सवाल सैंपल पेपर का सवाल है जो CBSE ने रिलीज किया था। बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपको एक बेसिक फॉर्मूला याद है तो ये सवाल चुटकियों में हो जाएगा, 1 मिनट में सवाल हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, 1 मिनट से पहले भी कर लोगे अगर तुम्हारा मैथ सुपर सॉलिड है तो। CFSE गिवन है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन या स्प्लिटिंग एनर्जी, दैट इज 1800 सेंटीमीटर इनवर्स। टेट्राहेड्रल में अगर यही कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है? आपको पता है जब आपका कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल होता है तो एनर्जी क्या होती है? 4/9 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल एनर्जी, है ना। बस अब बहुत सही है, 4/9 कर दो इसका। अगर ये सेम कॉम्प्लेक्स सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में उसी कॉम्प्लेक्स को टेट्राहेड्रल में करना चाहे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, तो क्या होगा? उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी 4/9 टाइम हो जाएगी। ठीक है, 4/9 इंटू 18,000। बहुत ही सिंपल मैथ्स है। 2008000, बहुत सिंपल, 1 मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हें। तो मैं तो एक्सप्लेन कर रही हूँ, बता रही हूँ तुम्हें, इसलिए लग रहा है टाइम। ठीक है, कहाँ पे दिख रहा है तुम्हें? ऑप्शन नंबर C। देख रहे हो, B और C के चांसेस थोड़े से कहीं ना कहीं ज्यादा होते हैं आने के। ओके, ठीक है। सवाल करेंगे अगला, सवाल नंबर 26। अच्छा सवाल है, देखो आसान भी है। आइडेंटिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विच शोज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। अगर आप इस सवाल को सॉल्व करते हो ना, मतलब ढंग से केमिस्ट्री पढ़ी नहीं तुमने। हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट तब होता है जब हमारे पास क्या होता है बच्चों? हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस केस में होते हैं? जब मेरी कॉन्फ़िगरेशन 3d5 है, 5 मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? अनपेयर्ड स्टेट में। ये मत बोलना 7, क्योंकि ये भूल जाते हो तुम कि D5 होता है। 5 मैक्सिमम अनपेयर्ड हो सकते हैं, उसके बाद पेयरिंग शुरू हो जाती है। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड किस में होंगे? 3d5। बी ऑप्शन। पैटर्न भी है कि किसी सवाल का जवाब ना आए ना, तो ये ध्यान रखना कि अगर ये पैटर्न है BC तो एक पे क्लिक कर दो, आपका काम आसान हो जाएगा। क्या बात बोल रही है मैम, तुक्का लगाने को बोल रही है। व्हाई नॉट, कभी कभी चल भी जाता है, कुछ ना से हाँ सही ना, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ना है। हाँ पता सही हो जाए और नंबर मिल जाए। सवाल है फॉर D4 आयन, मतलब कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर्स वन ऑफ द EG ऑर्बिटल। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या है? T2G3 EG1। T2G में एक एक इलेक्ट्रॉन गए हैं और एक गया है EG में। आपको पता है, देखो वो यहाँ पे पेयर भी हो सकता था इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग नहीं उसकी, वो अगले स्टेट में चला गया। वो इसीलिए क्योंकि जो मेरा स्प्लिटिंग एनर्जी थी ना वो कंपैरेटिवली लेस थी, इस बैरियर को आसानी से पास किया जा सकता था, इसीलिए पॉसिबल हुआ कि वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहे। यानी कि कहीं ना कहीं जो इनकी जो पेयरिंग एनर्जी है वो ज्यादा है, इसीलिए पेयरिंग नहीं हुई, कि बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए उनको पेयर कराने के लिए। बस आपको आंसर मिल गया, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है? CFSE जो है वो कंपैरेटिवली कम है, विच इज अगेन, कहाँ देखा? ऑप्शन बताइए जरा, कहाँ देखा? ऑप्शन नंबर बी फॉर भालू। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है 28 सवाल क्या कहता है? A chelating agent has 2 or more than 2 donor atoms to bind to a single metal ion। ये एक मेटल का आयन था, मान लो जो भी स्टेट पे था। चिलेटिंग एजेंट क्या होता है? जो 2 या 2 से ज्यादा साइड से मेटल आयन के साथ जुड़ सके, बाइडेंटेट हो, उसकी डेंटिसिटी 2 या 2 से ज्यादा हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चिलेटिंग एजेंट?
कि वो बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट यानी कि पॉलीडेंटेट नहीं है। ऑक्सालेटो है बाइडेंटेट, यस। जस्ट अ सेकेंड। हाइलाइटर नहीं चाहिए भैया, इरेजर चाहिए। क्या कर देते हो? बाइडेंटेट तो ये तो होगा। ग्लाइसिनेटो है, ग्लाइसिन क्या है? वन ऑफ द अमीनो एसिड। ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या होता है? CH2, इधर लगा है NH2, इधर लगा है COOH। ग्लाइसिनेटो क्योंकि आयन के फॉर्म में है ना, यहां से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और यहां से भी, दो जगह से जुड़ सकता है, ये भी बाइडेंटेट है। इथेन 1,2 डायमीन विच इज EN, इथिलीन डायमीन, ये तो है ही है बाइडेंटेट। अब आपको पता है क्लियरली, आपको एक ऑप्शन पता है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, यहां पे भी बाइडेंटेट है। एक ऑप्शन बच गया जो हमें पता ही है, विच इज थायोसल्फेटो, S2O3, ठीक है, 2 नेगेटिव। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये बाइडेंटेट लिगेंड नहीं है, मोनोडेंटेट की कैटेगरी में रखता है, बट एम्बीडेंटेट जरूर है। मतलब इसके पास दो साइट होती है, उन दोनों में से एक को चूज करता है, जस्ट लाइक NO2 और थायोसल्फेट सेम कैटेगरी में आता है व्हेन इट कम्स टू कि वो है तो एक ही साइड से जुड़ेगा, लेकिन ऑप्शन दो है उसके पास जुड़ने के, ठीक है। सल्फर भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है, ठीक है। इट्स लाइक सल्फर 6 बॉन्ड बनाएगा, 2 4 6, ठीक है। सल्फर से भी जुड़ सकता है और मेरा ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, बट एक से जुड़ेगा। तो डेफिनेटली कौन चिलेटिंग एजेंट नहीं है जो रिंग नहीं बना सकता, इस ए, क्योंकि मोनोडेंटेट तो नहीं बना सकता, ठीक है। तो आपके पास सही जवाब आ गया, रेयर ऑप्शन, मतलब ए कम आता है, बट इस बार ए आ गया कि लो, फिर से ही तुमने पहला ही ऑप्शन हमने देखा सही आ गया, ओके। पर जब भी ए लगे ना, BCD भी एक बार देख लेना चाहिए ढंग से, क्योंकि ए आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, ओके। चलिए सवाल नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल लैंथेनॉइड। ये हम एक सवाल में ऑलरेडी कर चुके हैं कि लैंथेनॉइड सीरीज हो चाहे एक्टिनॉइड सीरीज हो, जो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती है वो ये होता है, विच इज +3, है ना बच्चों। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल है। ओके, एंड ये है हमारा 30वां सवाल, यानी मोस्ट रिपीटेड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 30 सवाल आज पूरे हो रहे हैं और आपके एग्जाम के लिए सुपर हेल्पफुल होगा। तो आखिरी सवाल है, द नंबर ऑफ आयन्स फॉर्म्ड ऑन डिसॉल्विंग वन मॉलिक्यूल ऑफ, क्या है ये, मोर सॉल्ट है ना, डबल सॉल्ट है ये, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट विद 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जैसे आप इसको पानी में डालते हो सारे आयन्स फ्री हो जाएंगे, डबल सॉल्ट में सारे आयन्स फ्री हो जाते हैं, ओके। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं है तो आयन फ्री हो गया, सल्फेट फ्री हो गया, अमोनियम आयन कितने हैं, 2 है, फ्री हो गए, सल्फेट कितना है, 1 है, वाटर तो मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, मॉलिक्यूल पानी के अंदर ही है, पानी तो पानी ही रहेगा, ठीक है। आयन्स पूछे कितने बने, अब आपके सामने है, इसको काउंट कर लो, 1 2 4 5। आंसर मिल गया, कौन सा ऑप्शन है, बताओ बताओ तो जरा, अरे बता भी दो। यस, सी विच इज 5, मोर सॉल्ट था ना, यू गॉट योर आंसर, 5 आयन्स निकाल के देगा वो, ठीक है। तो क्या कहना है आपका इस सेशन के बारे में, कितना आपको अच्छा फील हो रहा है, कितना कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे आ गया है कि मैम अब सवाल आ गए ना तो कर देंगे, बिकॉज नाउ वी नो इट, हाँ नाउ वी नो इट। इसमें कलर का डिफ्लेक्शन हो रहा है, मैं इसी स्लाइड पे रख लेती हूँ, नाउ वी नो इट, बहुत अच्छे से तुम्हें पता है। तो बस मैं भी यही बोलूँगी बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि इन 30 सवालों में से आपको कितने सवाल अच्छे से आते थे, कितने सवालों में थोड़ी कन्फ्यूजन हुई, और इसके हिसाब से आप इनऑर्गेनिक के 14 नंबर पूरे लेके आओगे। 14 में से कितना लेके आओगे, वेल हमने तो बहुत सारे सवाल कर लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बिकॉज योर लाइक meant a lot to me and for this channel, mean a lot to me and this channel, and पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, फिजिकल केमिस्ट्री का सेशन भी आ रहा है, मिलूंगी जल्दी ही, तब तक के लिए एटम्स बाय बाय, मॉलिक्यूल्स बाय बाय, सी या, टेक केयर, hasta la vista, keep starting, all the very best.